हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, जिसके अंतर्गत हम प्रस्तावना का विश्लेषण कर रहे हैं। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे समाजवाद, सोशलिज्म पर। हमारे देश की प्रस्तावना जो है भारत के शासन के स्वरूप में एक शब्द लेकर के आती है, समाजवादी, सोशलिस्टिक। भारत की प्रस्तावना कहती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। ऐसी बात वो करती है। तो हमने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को समझा। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो भारत की प्रस्तावना समाजवाद की बात करती है, तो आज की इस क्लास में हम ये देखेंगे कि समाजवाद क्या होता है। आप बहुत से लोगों को कहते सुनते होंगे, बहुत से संगठन हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम समाजवादी विचारधारा के हैं, या समाजवाद क्या होता है, समाजवादी विचारधारा क्या है, इसको भी हम समझेंगे। साथ ही साथ में एक साम्यवाद को भी हम थोड़ा सा देखेंगे, और फिर हम ये पता लगाएंगे कि भारत में समाजवाद का स्वरूप क्या है। यानी भारत में जो प्रस्तावना समाजवादी भारत की बात करती है, तो भारत में किस प्रकार का समाजवाद है, किस हद तक हम समाजवादी हैं, और कैसे हम अन्य देशों के समाजवाद से अलग हैं, विशिष्ट हैं। जैसे कि अगर आपसे एक क्वेश्चन दिया जाए, एक प्रश्न आ जाता है कि भारत में या भारत का समाजवाद कैसा है, समाजवाद है, यानी कि जो सोशलिज्म इन इंडिया है उसका टाइप क्या है। तो अगर आपको आंसर दिया जाए कि वो मार्क्सवाद है, मार्क्सवाद है, या फिर आपसे कहा जाए कि वो साम्यवाद है, या फिर कहा जाए कि वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, लोकतंत्रात्मक समाजवाद है, या फिर कहा जाए कि कोई और एक ऑप्शन दे दिया जाए, कहा जाए कि वो जो है लोकतंत्र विशिष्ट है, स्वरूप विशिष्ट है। इतने ऑप्शन आपको दे दिए जाए तो जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि मार्क्सवाद, साम्यवाद आप टिक नहीं करोगे, उसका तो भारत के समाजवाद से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। उसको हम किसी क्लास में सब डिटेल में समझेंगे उसको। लेकिन इन दो में आप कौन सा टिक करोगे, क्योंकि दोनों ही उत्तर समान सही प्रतीत होते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद सही है और रूप विशिष्ट है, ये उससे ज़्यादा सही है। अगर ये दोनों ही विकल्प में रखे हों कि लोकतांत्रिक समाजवाद है या उसका स्वरूप विशिष्ट है, तो फिर विशिष्ट वाला ज़्यादा सही है, क्योंकि पूरी तरीके से भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद भी नहीं है। उसका स्वरूप कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। वही इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि क्या अलग है, कैसे अलग है। और यदि स्वरूप विशिष्ट है वाला विकल्प ना हो तो फिर लोकतांत्रिक समाजवाद को हम टिक करेंगे, उन पे हम नहीं जाएंगे। तो क्यों टिक करेंगे, क्या ये भी उत्तर सही है? तो बिल्कुल, क्योंकि हमारा समाजवाद मैक्सिमम लोकतांत्रिक समाजवाद है, लेकिन कुछ फीचर ऐसे हैं जो इसको स्पेशल बना देते हैं। तो यदि स्पेशल वाला विकल्प है तो वो सही है, नहीं तो फिर हम इसमें टिक करेंगे। तो इस तरह से इसको पूरी तरीके से हम समझेंगे आज इस क्लास में। क्या है समाजवाद, इस क्लास के बाद में आप समझ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा डीप में इसको जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। समाजवादी शब्द आप सुनते होंगे और एक शब्द सुनते हैं आप पूंजीवाद। दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस पहले आप जानें, समाजवादी क्या होते हैं और पूंजीवादी क्या होते हैं। अगर आप बहुत सरल तरीके से जानना चाहें तो समाजवादी विचारधारा ये मानती है कि समाज में सभी को संसाधनों पर बराबर हक है, यानी समाज में वो सबको बराबर मान करके जो भी संसाधन होते हैं उसको समान रूप से वितरण की बात करते हैं, यानी सबका हक उस पर मानते हैं। और जो पूंजीवादी विचारधारा के लोग होते हैं वो ये मानते हैं कि संसाधन जो हैं वो कुछ लोगों के हाथ में भी अगर हैं तो वो उनका पूरी तरीके से दोहन करें
और समाज में वहीं से जो है वितरण होगा। उस संसाधनों का जो लाभ है वो सब में वितरित होगा, लेकिन उसका जो मुख्य रूप से दोहन है वो कुछ लोगों के हाथ में रहता है, उन्हीं को पूंजीपति कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के द्वारा समझें कि समाजवादी विचारधारा क्या है। अगर बैंकें हैं, प्राइवेट सेक्टर की बैंकें हैं, एक बैंक है XYZ बैंक है और वो मेरी बैंक है, मैं उसका मालिक हूँ और मैं पूरी तरीके से उस बैंक को संचालित करता हूँ, तो मैं एक पूंजीपति हूँ, मैंने एक बैंक खोल रखा है। ये पूंजीवादी विचारधारा है कि लोगों के कार्य के लिए ये बैंक है मेरी। अब भी समाजवादी विचारधारा ये कहती है कि बैंकिंग पे किसी एक व्यक्ति का हक नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति इसमें कैसे मालिक हो गया, कैसे पूंजीपति बन गया, इस बैंक पे सभी का हक होना चाहिए। यानी कि इस बैंक को सरकारी बैंक बना दिया जाए या इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। और राष्ट्रीयकरण करने का मतलब है पब्लिक बैंक हो गई, सार्वजनिक सेक्टर की बैंक हो गई। अब इसका हक जो है सरकार के हाथ में है और सरकार इसके लाभ का वितरण सबको करेगी, यानी कि सबका मालिकाना हक उस पे हो गया। तो जैसे कि आप देखते हो कि पब्लिक सेक्टर की बहुत सी कंपनीज हैं और बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत में कर दिया गया। तो ये किस लिए किया गया? ताकि हम समाजवाद की तरफ बढ़ें। तो क्या भारत पूरी तरीके से समाजवादी है? इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले विचारधारा है क्या। सबसे पहले हम देखें प्रस्तावना क्या कहती है। प्रस्तावना तो आपने देख लिया कि कहती है कि भारत एक समाजवादी देश बनेगा या बने, जो है प्रस्तावना ने डिफाइन किया तो बना सोशलिस्टिक। तो समाजवाद क्या है? समाजवाद, देखिए समाजवाद के लोग कुछ चीज़ों पर विश्वास करते हैं। वो विचारधारा में ये जो है मानते हैं कि समाज को सर्वोपरि मानते हैं। समाज को सर्वोपरि मानते हैं, यानी समाज में समानता की बात करते हैं। यहां पर क्या करते हैं? समानता की बात करते हैं। समाज में हर एक व्यक्ति समान है, इसीलिए हर एक संसाधन पे हर एक व्यक्ति का समान अधिकार है। इसका मतलब ये है कि ये संसाधनों का समान वितरण की बात करते हैं, संसाधनों का समाजीकरण, यानी कि वो कहते हैं कि अगर कोई संसाधन है तो उस पर सबका हक है। जैसे कि मान लो कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हो और उत्तर प्रदेश में एक तेल का कुआं निकल आता है। मान लिया मैं अपने खेत में ट्रैक्टर लेके जुताई कर रहा था और वहाँ पे अचानक से कुआं निकला और उसमें पेट्रोलियम निकलने लगा। सरकार वहाँ पे सरकार है या नहीं है, जैसा भी है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ कि सरकार होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो अलग बातें हैं। समाजवादी विचारधारा ये कहती है कि उस कुएं पर सभी का अधिकार है, क्योंकि वो एक संसाधन है, वो किसी का मालिकाना हक नहीं है, वो प्राकृतिक संसाधन है, वो मेरी पूंजी नहीं हो सकती है। उसका लाभ जो है वो सबको मिलना चाहिए। अब उसके सिस्टम हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि सब लोग अपनी अपनी बाल्टी, पूरी भारत बाल्टी लेके आए, उसमें से अपना तेल निकालने लगे, ऐसा तो नहीं होगा। उसके लिए एक सिस्टम बनाया जाए कि उस तेल का लाभ सभी को बराबर मिले, सब लोग उसके मालिक रहें। तो अच्छा तरीका उसका ये होता है कि एक सरकार है, सरकार ने उस कुएं को लिया और कहा कि ठीक है, इसमें से सरकार तेल निकालेगी और इसका लाभ सरकार को होगा, सरकार जनता पे ही खर्च करेगी। इसका मतलब है कि इस सब तेल का फ़ायदा जनता को मिलेगा बराबर। जनता उसमें सबको एम्प्लॉय भी देगी, एम्प्लॉयमेंट देगी, फिर उससे जो लाभ होगा वो लाभ भी जनता का ही रहेगा, क्योंकि सरकारी संपत्ति जनता की संपत्ति है। अब पूंजीवादी विचारधारा कहती है कि नहीं, इस सिस्टम से नहीं। वो कहते हैं कि ये तेल का कुआं तो मेरा है, यानी मैं इसका मालिक बनूंगा, मैं इस तेल को निकालूंगा और फिर इसमें रोजगार सृजन करूंगा। ये होगी पूंजीपति विचारधारा। जाहिर सी बात है, आप इसको समझ गए होंगे कि पूंजीपति विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा में संसाधनों पर कुछ लोगों का हक होता है जिनको पूंजीपति कहते हैं, और वही जो है आगे उनका संचालन करते हैं, कुछ लोगों के हाथ में होता है। संसाधनों पर जब सामाजिकरण की बात होती है तो वो समाजवाद कहलाता है। इसीलिए ये समाज में समाज को सर्वोपरि रख करके उसकी समानता की बात करते हैं, और इसमें जो है ये कहते हैं कि गरीब, मजदूर,
का शोषण ना हो, शोषण ना हो, क्योंकि तभी तो समाज में समानता आएगी। तो इस तरह से कुछ बिंदु हैं, खास करके आप जो देखेंगे कि समाज को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं और संसाधनों का सामाजिकरण चाहते हैं, और ये बातें जो है पूंजीवादी विचारधारा के उलट हैं, उनके विपरीत हैं, क्योंकि वहाँ पर संसाधनों का सामाजिकरण नहीं बल्कि वहाँ पर व्यक्तिगत हाथों में संसाधनों को दिया जाना मानते हैं। अब आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आने लगे होंगे कि भारत में तो आप देखते हो कि प्राइवेट सेक्टर में भी आप देखते हो कि अगर संसाधन है तो बीएसएनएल है, बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है जो नेटवर्क प्रोवाइड कराती है, लेकिन फिर आप दिमाग खुजाते हो कि तो जियो भी तो है, एयरटेल भी तो है, मतलब प्राइवेट कंपनीज भी तो हैं। अगर सरकारी कंपनी की आयल आप देखते हो, पेट्रोलियम के पानी उसकी पेट्रोल की टंकियां आप देखते हो, सार्वजनिक क्षेत्र की तो आप साथ में देखते हो कि प्राइवेट रिलायंस की भी टंकियां लगी हुई हैं। फिर आप जो है सोचते हो कि फिर ये कैसा समाजवाद है, यहाँ पर तो सब उल्टा हो रहा है। फिर आप देखते हो कि समाज में समानता की बात समाजवादी करते हैं, फिर आप देखते हो कि यहाँ पर भी कुछ अन्य कहानी है, बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में आने लगी होंगी। तो उन सब बातों पर हम आएंगे कि भारत का समाजवाद किस प्रकार से है। तो समाजवाद की कुछ विचारधारा को आपने समझा। यहाँ पर जो है एक चीज़ और होती है कि किसी का शोषण ना हो, और यहाँ पर जो वंचित वर्ग है, वंचित वर्ग का महत्व है, यानी कि इनका मानना होता है कि समाज में जो व्यक्ति नीचे है, जो वंचित है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसको महत्व दिया जाना चाहिए, तभी तो समाज में समानता आएगी। तो इस तरह से समाजवादी विचारधारा के कुछ ये मौलिक सिद्धांत हैं। अभी हम इस चीज़ पे बहुत गहराई से नहीं जाएंगे। इसके विपरीत ही होता है पूंजीवाद। अब इस गोल को 100% प्राप्त करने के लिए बहुत से तमाम विचारकों ने अपने अपने विचार दिए कि कैसे जो है समाजवाद को लाया जाए। तो उसमें दो यहाँ पर हम बात करेंगे, दो हैं। एक सुनते होंगे आप साम्यवाद, कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद है, उसी पर आधारित साम्यवाद है, और एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद। साम्यवाद या आप कह सकते हो कि मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स की थ्योरी आप पढ़ोगे, मार्क्सवाद। तो इस तरह से, और लोकतांत्रिक समाजवाद, ये दो प्रमुख तरीके हैं जो विश्व में प्रचलित आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे रूस में, चीन में आपको साम्यवाद दिखाई पड़ता है, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद दिखाई पड़ता है। कैसे? देखिए, अब ये चीज़ लानी है, समानता लानी है, यानी संसाधनों को बराबर वितरित करना है, तभी तो ये गोल प्राप्त होंगे समाजवाद के जो लक्ष्य हैं। तो उसके लिए साम्यवादी ये मानते हैं कि समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनके पास सब कुछ है, यानी उनके पास है, सब कुछ है, संसाधन है, सब कुछ है, पैसा है, धन दौलत, सुविधाएं, सब कुछ है। और समाज में एक दूसरा वर्ग होता है जिसके पास कुछ नहीं है, यानी कि हैव एंड हैव नॉट का पूरा कॉन्सेप्ट है, यानी एक लोगों के पास है, एक लोगों के पास नहीं है। दो वर्ग होते हैं और उनका मानना है कि ये हमेशा से है, हमेशा से ऐसा है। और फिर वो कहते हैं कि इन दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष होता है, संघर्ष होता है, और उसी संघर्ष के द्वारा इस साम्यवाद, इस जो है समाजवाद को लाया जा सकता है। यानी कि जिनके पास में संसाधन संपत्ति है, उनसे उस संपत्ति को जिनके पास नहीं है वो छीन करके सब बराबर बांट दें, और इससे जो है समाजवाद आ जाएगा। जैसे कि मेरे पास सारी संपत्ति है और 10 लोगों के पास सारी संपत्ति नहीं है, तो वो मेरी संपत्ति को छीन करके सब में बराबर वितरित कर दे, यानी कि दोनों वर्गों के बीच में संघर्ष हो, संघर्ष होता है, और उसी से समाजवाद आता है। तो ये तरीका है, इसे साम्यवाद। तो जैसे कि आपको देखने को मिलता है चीन में, जैसे कि रूस में, चीन और रूस में थोड़ा अंतर है, उसको उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, हम इस पे विशेष करके बात करेंगे भारत पे, लेकिन समझने के लिए चीन में, रूस में, यहाँ पर क्या होता है कि जो हमने बताया आपको कि
एक वर्ग होता है, एक वर्ग जिसके पास में सब है, सब है, और एक वर्ग ऐसा होता है, ऐसा ये मानते हैं साम्यवादी विचारधारा, कि जिसके पास में कुछ नहीं है, यानी कि उसके पास नहीं है। एक के पास में है यानी हैव, और एक के पास में हैव नॉट। तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में संघर्ष होगा, और उसी संघर्ष का परिणाम क्या होगा, इससे समाजवाद आएगा, समाजवाद आएगा। ये साम्यवादी विचारधारा है, यानी ये संघर्ष के द्वारा साम्यवाद को प्राप्त करेंगे या समाजवाद को प्राप्त करेंगे, सभी को इक्वल करेंगे। अब लोकतांत्रिक समाजवाद में गोल इनके भी यही हैं, यानी कि ये भी समाजवाद लाना चाहते हैं, सबको बराबरी पे लाना चाहते हैं, संसाधनों का समान वितरण चाहते हैं, सामाजिकरण चाहते हैं, किसी भी संपत्ति पे एक व्यक्ति का हक नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कठिन बात है ये। तो इसमें ये लोग क्या करते हैं, जो लोकतांत्रिक समाजवाद को मानने वाले लोग होते हैं, इनके तरीके क्या होते हैं, देखिए गोल दोनों के यही हैं कि एक व्यक्ति के पास संपत्ति न हो। पूंजीवादी में जो पूंजीवादी होते हैं वो इस पे विश्वास करते हैं कि अगर एक कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति होगी तो अच्छा रहेगा। पूंजीवादी कैपिटलिस्ट, तो कैपिटलिस्ट में वो अलग, कैपिटलिज्म में अलग विचारधारा है, उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी। तो लोकतांत्रिक समाजवाद वाले जो हैं वो कुछ तरीकों को अपनाते हैं, लोकतंत्र के तरीकों को अपनाते हैं। जैसे कि ये कहते हैं कि सरकार बना ली जाए, यानी चुनाव हो, कानून बने, इसके लिए योजनाएं बने, इत्यादि जो लोकतांत्रिक तरीके होते हैं, लोकतांत्रिक तरीके। अभी हम आगे लोकतंत्र भी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा लोकतांत्रिक तरीके क्या होते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, चुनाव कर लिया जाए, एक सरकार बनाई जाए, फिर कानून बने, योजनाएं बने, और इन सब का उद्देश्य जो है ये होना चाहिए संसाधनों का, यानी सामाजिकरण कर दिया जाना चाहिए। जैसे भारत में आप देखते हो कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके सामाजिकरण ही तो किया गया। तो इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, ये तरीका लोकतांत्रिक है। तो इसको कहा गया लोकतांत्रिक समाजवाद। अब जब बोलचाल की भाषा में समाजवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वो लोकतांत्रिक समाजवाद की बात कर रहे हैं। तो आगे हम जहाँ जहाँ भी समाजवादी शब्द प्रयोग करेंगे वो इसी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि भारत के संदर्भ में यही समाजवाद भारत में है। हालांकि 100% यही नहीं है, इसके निकट है, ज़्यादा प्रतिशत इसका है। उसमें कुछ विशिष्ट फीचर है जो पूंजीवाद का है, यानी कि भारत में आप देखोगे कि वहाँ पर संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में भी है और समाज के हाथ में भी है। दोनों प्रकार की चीज़ें, मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं, मिश्रित प्रकार की, यानी कि समाजवादी और पूंजीवादी के बीच का एक रास्ता अपनाया गया है। इस चीज़ को हम समझेंगे। तो भारत में कौन सा है, ये उदाहरण हो गया आपका भारत का। और यहाँ पर जैसे चीन हमने बताया और रूस बताया। रूस में लेनिन का उदाहरण आप ले सकते हो, चीन में जो है माओ से तुंग का उदाहरण ले सकते हो। तो माओ से तुंग और लेनिन ये सब जो है यहाँ पर आपको साम्यवादी देशों में मिलेंगे। और भारत में समाजवादी विचारधारा के जो हमारे पहले नेता रहे, बहुत बड़े समर्थक जवाहरलाल नेहरू, तो वो सब आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हो। तो आशा है आप इस चीज़ का अंतर समझ गए होंगे कि दोनों का उद्देश्य समाजवाद ही लाना होता है, समानता समाज में लाना। समाज में समानता सर्वोपरि बात है, संसाधनों का सामाजिकरण होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के सामाजिकरण का मतलब ये है कि संसाधनों पर कुछ व्यक्तियों का, ये एक व्यक्ति का हक न हो बल्कि सबका हक हो, और गरीब मजदूर का शोषण न हो, और वंचित वर्ग का महत्व ज़्यादा होना चाहिए। तो दो तरीके हैं, दोनों आपने समझ लिए। अब भारत के संदर्भ में हम बात करेंगे कि भारत का समाजवाद कैसा है। अब देखिए भारत का समाजवाद ठंडक की वजह से बोर्ड जो है जल्दी साफ नहीं होता है।
भारत में समाजवाद, भारत में समाजवाद, सोशलिज्म इन इंडिया कैसा है? भारत में जो समाजवाद है वो किस प्रकार का है? वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। यानी कि हम ऐसा नहीं मार काट करके जो है भगा देंगे, अंबानी को भगा देंगे, जो है अडानी को, ऐसा नहीं है। आप ये मत समझने लगना कि यहाँ पे जिनके पास कुछ नहीं है वो हमला बोल दें, कल आप सब लोग गांव के इकट्ठा हो जाओ, कहो चलो समाजवाद लाएंगे और मार भगाएंगे पूंजीपतियों को और जो है सामाजिकरण करेंगे। ऐसा नहीं है, लोकतांत्रिक तरीका होगा। इसका तरीका जो क्या होगा वो लोकतांत्रिक तरीका होगा। लोकतांत्रिक समाजवाद भारत में अपनाया गया है और इसका स्वरूप विशिष्ट है। इस चीज पर आपको ध्यान देना है, इसका स्वरूप विशिष्ट है। यानी कि अभी जो हमने आपको लोकतांत्रिक समाजवाद बताया है भारत में वही है, लेकिन एग्जैक्ट वैसा नहीं है, उसका स्वरूप विशिष्ट है। वो क्या है उस पर हम बात करेंगे अभी। अब ये जो विशिष्ट है इसको समझें जरा, क्योंकि यही आपको लिखना होगा आंसर राइटिंग में, यही चीज़ दिखनी चाहिए आपके कि भारत के समाजवाद का रूप क्यों विशिष्ट है और कैसे है। तो देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय है उसमें जो है समाजवाद को जो भारत में दिखाया गया उसको देखें। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, विभिन्न निर्णयों में प्रस्तावना या संविधान के अन्य अनुच्छेदों का विश्लेषण, उनकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता रहता है और उसके द्वारा जो है और ज़्यादा व्यवस्थाएं सुचारू अच्छी होती रहती हैं। तो आपने देखा कि बहुत से निर्णय आते रहते हैं सर्वोच्च न्यायालय के जिसमें वो बताता है कि इसका मतलब क्या है, समाजवाद का मतलब क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया DS नाकारा केस, DS नाकारा केस 1982। इस निर्णय में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने समाजवाद को स्पष्ट किया है, समाजवाद को स्पष्ट किया है, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि आखिर समाजवाद है तो भारत का समाजवाद कैसा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने समाजवाद को वहां पर बताया है, स्पष्ट किया है कि हम किस प्रकार के समाजवाद की बात कर रहे हैं प्रस्तावना में, यानी हमारा समाजवाद का लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पे समाजवाद को स्पष्ट किया है और भारत में समाजवाद के लक्ष्य क्या हैं इन्होंने स्पष्ट किया। और यहाँ पे लिखा है भारत में समाजवाद कैसा है, तो उसमें एक बहुत अच्छी बात है कि उसमें कहा गया है कि पालने से लेकर कब्र तक की सुरक्षा प्रदान करना, ये गोल है। यानी कि टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम पालना, यानी क्रेडल टू ग्रेव। क्रेडल यानी झूला जो होता है बच्चों का, पालना जिसमें नवजात बच्चा लिटाया जाता है, झुलाया जाता है, क्रेडल बोलते हैं उसको। तो पालना से लेकर के यानी बच्चे के जन्म से लेकर के ग्रेव कब्र तक यानी उसके मरने तक पूरे जीवन में जो सरकार का लक्ष्य है समाजवाद, वो क्या है, उसको सुरक्षा प्रदान की जाए, यानी हर एक चीज़ उसको मिले, सुरक्षित जीवन वो जिए। और उसके लिए क्या उद्देश्य हैं कि आय की असमानता को दूर किया जाए, आय की असमानता को कम किया जाए, ये लक्ष्य होना चाहिए। भाई उसको कैसे सुरक्षा मिलेगी, एक अच्छा जीवन वो कैसे जिएगा, तो आय की असमानता को दूर किया जाए। दूसरी चीज कहा कि जीवन स्तर
जीवन स्तर की असमानता को दूर करें, जीवन स्तर की असमानता को दूर करें। और कहा कि मजदूरों, शोषितों, वंचितों, जो मजदूर हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, का कल्याण करें। ये सारी चीजें करें। इनसे क्या आएगा? इसी से समाजवाद आएगा, इसी से समाजवाद आएगा। अब इस चीज पर विचार करें। क्या यहाँ पे इस समाजवाद के जो गोल तय किए सुप्रीम कोर्ट ने, क्या इसमें उसने कहा कि संसाधनों का सामाजिकरण कर दिया जाए, संसाधन उठा करके सभी में बांट दिए जाएं, इसी से समाजवाद आएगा? भाई हमारा एट लास्ट गोल क्या है? हमारा गोल तो हमने पहले बताया ना कि समाजवाद लाना हमारा गोल है। तो समाजवाद लाने के लिए तमाम विचारकों ने अपने अपने तरीके निकाले हैं। तो क्या उन्हीं तरीकों को अपनाया जाना चाहिए? क्या संसाधनों का सामाजिकरण करके ही समाजवाद आ सकता है? ये फाइनल डिसीजन है? नहीं, लक्ष्य वही होना चाहिए, मार्ग और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मार्ग बताया गया कि आय की असमानता को कम किया जाए। ऐसा नहीं कहा गया है कि सबकी आय बराबर कर दी जाए, ऐसा भी नहीं कहा गया कि सब में संसाधन बराबर बांट दिए जाए। अब आप बताइए कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अगर मुंबई हाई में पेट्रोलियम निकला है या कृष्णा गोदावरी घाटी में गैस निकली है, एक संसाधन है, तो उसको सबको बांट दिया जाए, सब लोग अपना बाल्टी और लोटा लेके चलें, उसमें पेट्रोलियम निकालें चल के? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है क्या? या फिर सरकार ही पूरा दायित्व अपने ऊपर ले ले, तब भी पॉसिबल नहीं है। रास्ते बनाने पड़ेंगे आपको। समानता, इतना बड़ा देश है, इतनी पॉपुलेशन है, और इसमें समाजवाद लाने के लिए आपको रास्ते निकालने होंगे। तो यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि सबकी आय समान कर दी जाए। यहाँ पे कहा गया है कि आय की असमानता को कम किया जाए, यानी कि गैप को कम करने का प्रयास किया जाए, और धीरे धीरे गैप कम होकर के समाजवाद आ जाएगा। जीवन स्तर की असमानता को दूर किया जाए। जीवन स्तर का मतलब होता है कि जैसे मेरी आय अधिक है तो मेरे पास जीवन जीने के संसाधन ज़्यादा हैं, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास अच्छा घर है, मैं अच्छा पोषक खाना खाता हूँ, या मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, मेरे परिधान अच्छे हैं, ये मेरा जीवन का स्तर है। मेरे पास वाईफाई है, नेट है, इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड भी लगा हुआ है, लैपटॉप भी है। तो मैं एक स्तरीय जीवन जी रहा हूँ, और एक व्यक्ति के पास में जीवन के स्तर की ये चीज़ें हमसे कम हैं, तो हमारे और उसके जीवन के स्तर में अंतर है। तो यह समाजवाद नहीं है। समाजवाद कहता है कि समान होना चाहिए सबका। तो समानता कैसे आएगी? एक झटके में अगर लाएंगे तो फिर वर्ग संघर्ष के एकदम से छीनो, मेरा गला काटो और सब ले जाओ, बांट लो आपस में, इससे संघर्ष होगा, इससे हिंसा जन्म लेगी। ये तरीका नहीं, लोकतांत्रिक तरीका है जीवन के स्तर की असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाए लोकतांत्रिक तरीके से। यानी कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का तरीका हो सकता है, भेदभाव करने का तरीका हो सकता है, जैसे कि आरक्षण प्रदान करना, जैसे कि जिसके पास नहीं है उसको संसाधन कम कीमत में या निःशुल्क उपलब्ध। आप देखते हो कि सरकार तमाम योजनाएं बनाती है, कहती है कि लैपटॉप वितरित कर दिए जाए, मुफ्त इंटरनेट दे दिया जाए वंचितों को, कम जो सक्षम नहीं है। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया, या जो भी सरकारें हैं, कि ऐसा दे दिया जाए पब्लिक को। तो ऐसा क्यों? वो जीवन स्तर की असमानता को दूर करने के लिए। डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड एक टर्म आ रहा है आजकल। उसका मतलब होता है कि डिजिटल संसाधन कुछ लोगों के पास में हैं और डिजिटल संसाधन कुछ लोगों के पास में नहीं हैं। जैसे कि आप और मैं कम्युनिकेट हो रहे हैं डिजिटल संसाधन से। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास अच्छा मोबाइल है, तो आप इस क्लास का लाभ ले पा रहे हैं। वहीं पर आप कुछ बच्चों को ऐसे भी पाएंगे जिनके पास ये साधन नहीं है, तो फिर वो इस क्लास का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। यानी कि आपके और उसके बीच में एक डिवाइडेशन है, और वो क्या है? डिजिटल डिवाइड है। डिजिटल संसाधन नहीं है उसके पास, कमी है। तो ये एक नया फंडा है, एक नई डिवाइडेशन हो रही इंडिया में।
डिजिटल डिवाइड, तो उसको भी दूर किया जाना चाहिए। सभी को इंटरनेट, वाईफाई या डिजिटल संसाधन बराबर मात्रा में प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि हम इंडिया को डिजिटल बना रहे हैं। तो पब्लिक को डिजिटल डिवाइड में नहीं जाना चाहिए, डिजिटल डिवाइड नहीं होनी चाहिए। मजदूरों, शोषितों, वंचितों का कल्याण किया जाए, जैसा कि गोल होता है समाजवाद का कि मजदूर वंचित जो है वो बराबर आ जाएं। तो साम्यवाद जो है वो तो कहता है कि सर्वहारा की तानाशाही की बात उसमें की जाती है। जो साम्यवाद है उसमें सर्वहारा यानी जो सबसे ज़्यादा हैं, जो मजदूर वंचित ये हैं, उनकी तानाशाही होनी चाहिए, यानी कि वो तानाशाह बन जाएं और सब कुछ ख़त्म करके समानता लेकर के आए। तो मजदूरों जो है सर्वहारा की तानाशाही किसके लिए प्रयोग किया जाता है? साम्यवाद के लिए। मजदूरों, शोषितों, वंचितों को कैसे लाया जाएगा? तो उसके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाए और इन सब तरीकों से समाजवाद आएगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, ज़रा इस पर गौर करें कि इसमें क्या नहीं है। इसमें ना तो कहीं पे कहा गया है कि संसाधनों का सामाजिकरण, ये नहीं कहा गया, इसमें नहीं कहा गया। ऐसा नहीं कि इसमें यह कह दिया कि संसाधन का सामाजिकरण नहीं करो, लेकिन यह कहा भी नहीं है कि संसाधनों का सामाजिकरण नहीं करो, यानी कि कुछ संसाधन का सामाजिकरण कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि प्राइवेट पार्टीज की संभावना है, पूंजीपति पूंजी उद्योग लगा सकते हैं, प्राइवेट कंपनियां भी प्लेयर्स बन करके मैदान में आ सकती हैं, संभावनाएं हैं, तो आगे आएंगी भी। और इसमें जो है इसका जो कोर निकल करके आया है तो वो है कि असमानता को दूर करना, असमानता को दूर करना मुख्य उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य है। किसके लिए? समाजवाद के लिए। यानी कि समाजवाद प्राप्त करने का जो मुख्य तरीका है वो है असमानता को दूर करना, और उसके लिए संसाधनों का सामाजिकरण करना पड़े या संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर में देना पड़े, समाजवाद आना चाहिए। तो अब इसको जरा एग्जाम्पल से समझें। शुरुआत में आपने देखा कि भारत में समाजवाद लाने का जब शुरू किया गया आज़ादी के बाद में, तो आपने देखा कि धड़ाधड़ चीज़ों को सार्वजनिक सेक्टर में लाया गया, बैंकों को भी जो है सार्वजनिक सेक्टर में लाया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आप कमेंट करके बताइए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था पहली बार, और पहली बार में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वो समाजवाद के लिए किया गया, समाजवादी विचारधारा की बैंकें सार्वजनिक सेक्टर में आएंगी, किसी एक के मालिकाना हक में नहीं रहेंगी, सारे समाज की रहेंगी। इसी तरीके से तब से तमाम काम किए जाते रहे हैं, चाहे वो पेट्रोलियम के सेक्शन में हो, चाहे वो नेटवर्क जो है टेलीकॉम के सेक्टर में हो, चाहे बहुत से सेक्टर में जो है सामाजिकरण किया गया समाजवाद लाने के लिए। उसके बाद में धीरे धीरे अब देखा जा रहा है कि अब नीतियां जो है नई आर्थिक नीतियों के तहत बहुत से नए कदम भी उठाए जा रहे हैं। शुरुआत में आपने देखा कि भूमि सुधार कानून ले गए, यानी कि भूमि सुधार कानून बना करके जिनके पास संपत्ति थी उनकी संपत्ति ले करके वितरित की गई, यानी कि समाजवाद लाने की कोशिशें यही तो हैं। पूंजीवाद में ऐसा नहीं है, पूंजीवाद में तो जिसके पास संपत्ति है, यानी कि कुछ लोग के पास संपत्ति है, वो उसको सही मानते हैं कि कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति है, वो संचालन कर सकते हैं। तो समाजवाद लाने के बहुत से तरीके भारत में लाए गए शुरुआत से ही, आज़ादी के बाद से, चाहे वो भूमि सुधार रहा हो, चाहे वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण रहा हो, या बहुत सी योजनाएं आप देखते रहें। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वैश्वीकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, और आपने देखा कि प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनियां भी आईं, और प्राइवेटाइजेशन और पूंजीवाद बहुत ज़्यादा इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि इस सेक्टर में प्राइवेट हो रहा है, बिजली विभाग प्राइवेट में जा रहा है, रेलवे कहीं प्राइवेट में जा रहा है। आप बहुत से सुनते हैं कि आप देखते हैं कि BSNL कंपनी उतना ज़्यादा नहीं काम कर पा रही जितना कि प्राइवेट कंपनी जो हैं वो डाटा प्रोवाइड करा रही लोगों को। तो भारत का जो समाजवाद है वो ये लेकर के आया कि हमारा उद्देश्य असमानता को दूर करना है, और उसके लिए हम जो है निजीकरण और वैश्वीकरण
और पूंजीवादी कदम भी उठा सकते हैं। हालांकि वो नियंत्रित रहें, कंपनियों के ऊपर गवर्नमेंट अच्छा खासा टैक्स लगाए, उस टैक्स से मजदूरों, शोषितों, वंचितों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाए और प्राइवेट पार्टीज को भी यानी निजी कंपनियों को भी अनुमति दे कि वो भी समाज में समानता लाएं, असमानता को कम करें। कैसे? जैसे कि आप देखते हैं कि एक टेलीकॉम कंपनी है जो भी जल्दी में कुछ वर्षों में बहुत ऊपर आई, उसने BSNL को भी पछाड़ दिया, कस्टमर्स में अन्य प्राइवेट कंपनियों को भी पछाड़ दिया। तो वो किस प्रकार से समानता लाएगी? वो ला रही है कि वो डिजिटल डिवाइड को कम कर रही है। अगर एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत की समस्त जनता को उतना डेटा नहीं दे पा रही थी इंटरनेट का जितना कि आज के डेट में रिक्वायर्ड है, उतनी फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रही थी, जिससे डिजिटल डिवाइड पैदा हो रहा था। डेटा महंगा था, कुछ लोग उसको वहन कर पा रहे थे, कुछ लोग उसको नहीं वहन कर पा रहे थे। तो फिर ऐसे में एक प्राइवेट कंपनी ने अगर असमानता को दूर कर दिया है कि सबकी पहुंच में डाटा आ गया है, बराबर कीमत में आ गया है, कम कीमत में आ गया है, इससे क्या हुआ है? जीवन स्तर की असमानता को दूर किया गया है। यही तो गोल है। सरकार ने अन्य माध्यम से किया लेकिन डिजिटल डिवाइड को दूर किया। अब मजदूरों, शोषितों और वंचितों का क्या होगा? तो उनके लिए सरकार उन प्राइवेट कंपनियों पर, उन निजी कंपनियों पर, उन मल्टीनेशनल कंपनीज पर टैक्स लगा करके वो पैसा वसूले और उससे जो है कल्याणकारी योजनाएं भी बनाए। तो हमारे देश की जो समाजवादी विचारधारा है उसमें सामाजिकरण भी है और उसमें निजीकरण भी है। यही इसका स्वरूप विशिष्ट है। विशिष्ट क्यों है? क्योंकि इसमें संसाधनों का सामाजिकरण भी है, प्लस निजीकरण भी है। दोनों से मिलाकर के विशिष्ट समाजवाद बनता है। यानी कि हमारा लक्ष्य वही है, लेकिन इसमें हम सरकार और प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों मिलकर के कार्य करेंगे, तभी जो है शीघ्रता से असमानता को दूर किया जा सकेगा। और ये जो तीसरा है मजदूरों, शोषितों, वंचितों का, इसके लिए सरकार कंपनियों पर भी दबाव बनाती है। आप देखते हैं बहुत से प्राइवेट कंपनियां भी जो हैं कल्याणकारी योजनाएं कार्य करती हैं, संस्थाएं खोलती हैं और उनसे टैक्स लेकर के सरकार भी बनाती है। तो इसको एक संक्षिप्त कर लेते हैं। संक्षिप्त में यह है कि भारत की प्रस्तावना भारत को एक समाजवादी देश घोषित करती है। भारत का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है और उसका स्वरूप विशिष्ट है। लोकतांत्रिक समाजवाद जो है लोकतांत्रिक तरीकों से भारत में या उस देश में समाजवाद लाने का प्रयास करता है, जैसे चुनाव करना, इलेक्शन करना, संसाधनों का सामाजिकरण करना या फिर अन्य कल्याणकारी योजनाएं बना करके देश में समाजवाद लाना। लोकतांत्रिक तरीके से, हिंसात्मक तरीके से नहीं कि छीन लो, संघर्ष करो, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर भारत का समाजवाद विशिष्ट क्यों है? क्योंकि भारत में सामाजिकरण के साथ साथ में वैश्वीकरण, निजीकरण और पूंजीवादी विचारधारा के भी जो है कुछ गुणों को साथ में लिया गया है। यानी कि यहाँ पर निजी और वैश्विक कंपनियों को भी अनुमति है साथ में काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि संसाधनों का 100% सामाजिकरण ही किया जाएगा, इसीलिए इसका स्वरूप विशिष्ट है। और हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने समाजवाद के विषय में, भारतीय समाजवाद के विषय में स्पष्ट किया है कि वह पालने से लेकर के कब्र तक जो है सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य रखते हैं, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, जिसमें से मुख्य लक्ष्य है कि हम आय की असमानता को दूर करेंगे, इससे समाजवाद आएगा। हम जीवन के स्तर की असमानता को दूर करेंगे, इससे समाजवाद आएगा। और फिर जो मजदूर, शोषित, वंचित लोग हैं उनके लिए कल्याण की योजनाएं बना करके समाजवाद लाने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए इसमें कहीं भी नहीं कहा गया है कि हम पूरी तरीके से संसाधनों का सामाजिकरण कर देंगे। हम सामाजिकरण करने के साथ साथ हम प्राइवेट पार्टीज को भी मौका देंगे कि वो भी जो है इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकार का सहयोग करें। और इसीलिए भारत में दोनों की उपस्थिति है संतुलित मात्रा में, इसीलिए यहाँ का जो समाजवाद है वो विशिष्ट है। तो आशा है सोशलिज्म को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पंथ निरपेक्ष पे बात करेंगे और देखेंगे कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष
क्या एक ही चीज़ है या भारत के संदर्भ में कुछ अलग है, और भारत की पंथ निरपेक्षता क्या है। एक चीज़ और यहाँ पर आपको जाननी है कि जो समाजवाद है, समाजवादी शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया था। समाजवादी शब्द जो है, 3 शब्द जोड़े गए थे। हम संशोधन पे अलग भी बात करेंगे, लेकिन इसी क्लास में आप लिख लें, ये 42वां संशोधन था, संशोधन 1976। उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए थे। आगे उस पर एक चैप्टर भी पूरा होगा। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।